हेलो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा स्टोरी में क्या बताया गया है। तो सुनते हैं कहानी। इस कहानी में मेरा नाम पूनम है। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जिस चीज़ के लिए जिद कर देता हूँ मेरे पापा वही चीज़ मेरे लिए लाते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा की जिद्दी बेटी हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पाला है। मुझे कभी भी मेरे मम्मी पापा के होते हुए कोई सा भी दुख नहीं झेलना पड़ा है। मैं 16 साल की लड़की हूँ। मैं अभी 9th क्लास में पढ़ रही हूँ। मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। मेरे आसपास के बच्चे सब पैदल स्कूल जाते हैं, लेकिन मैं बस से स्कूल जाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मुझे कष्ट में नहीं देख सकते हैं। मुझे कोई सी भी परेशानी हो मेरे मम्मी पापा कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल है। मैं चाहूँ तो पैदल जा सकती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे पैदल जाने ही नहीं देते हैं। उनका कहना है कि तुम 2 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाओगी तो तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे, इसलिए मुझे मेरे मम्मी पापा बस से स्कूल भेजते हैं। बस का किराया भी बहुत जाता है, लेकिन मेरे मम्मी पापा किराए की चिंता नहीं करते हैं। वह सिर्फ मेरी चिंता करते हैं मैं सेफ रहूं बस। मेरे स्कूल का टाइम 8 बजे है। मैं 7 बजे सो करके उठती हूँ और आधे घंटे में मैं तैयार हो जाती हूँ। मेरी मम्मी मुझे कोई सा भी काम करने नहीं देती हैं। मेरी उम्र 16 साल हो गई है, लेकिन मैं अभी तक खाना नहीं बन पाती हूँ। जब भी मैं मम्मी से कहती हूँ मुझे भी खाना बनाने दो तो मेरी मम्मी साफ इनकार कर देती हैं और कहते हैं तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं बना लूँगी। तुम सिर्फ पढ़ाई करो और तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी मम्मी सबको मिले। एक दिन मैं स्कूल गई थी और जब मैं स्कूल से घर आई तो मैं मम्मी को देखा तो मम्मी लेटी हुई थी। मैंने मम्मी से पूछा क्या हुआ मम्मी, तो मम्मी मुझसे कहने लगी मेरा सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों मेरी उलझन हो रही है। शरीर में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है। तो मैं अपनी मम्मी से कहा तो फिर तुम दवाई ले आओ डॉक्टर के पास से। तो मम्मी मुझसे कहने लगी मैंने टैबलेट खाई है जो घर पर रखी थी, अभी ठीक हो जाएगी तबीयत, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत सर दर्द कर रहा है बस। तो मैंने मम्मी से कहा नहीं तुम दवाई ले आओ, ये टैबलेट खाने से कुछ नहीं होगा। तो मम्मी मुझसे कहने लगी ठीक है, जब पापा आ जाएंगे घर तब मैं उनके साथ दवाई ले आऊंगी। मेरे पापा स्कूल से पढ़कर 4 बजे घर लौटते थे और लगभग 3 बज चुके थे, अभी 1 घंटा और था तब मेरे पापा घर आ जाएंगे। मैं अपने पापा का वेट कर रही थी कि मेरे पापा घर आए और मेरी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है अपनी मम्मी की जब मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा बहुत खराब हो जाती है। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी थोड़ी देर पर और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। मेरे पापा जब तक घर आते हैं, जब तक मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और उनका शरीर भी बहुत गर्म लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको बहुत तेज बुखार है। मेरे पापा जब घर आ जाते हैं तो मैं उनको सारी बातें बताती हूँ। मेरे पापा मम्मी का हाथ पकड़ कर देखते हैं तो पापा कहने लगते हैं अरे मम्मी को तो तुम्हारी बहुत तेज बुखार है, जल्दी से मैं डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मैंने पापा से कहा हाँ जल्दी तुम जो डॉक्टर के पास इनका ले जाओ और अच्छे से दवाई लेकर के आओ। मेरे पापा तुरंत ही मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मैं घर पर अकेली बैठी मम्मी पापा का वेट कर रही थी कि कब मेरी मम्मी पापा घर आए और मुझे सारी बातें बताएं क्या है मम्मी की दिक्कत। थोड़ी देर बाद मेरे पापा मम्मी को लेकर के घर आ जाते हैं। मैंने पापा से पूछा मम्मी को क्या दिक्कत थी, तो पापा मुझे बताते हैं कि डॉक्टर ने बताया है कि इनको बुखार था। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी हैं, वह बोल रहे थे कि इन दवाएं से बुखार ठीक हो जाएगा। ये दवाएं टाइम टाइम पर मम्मी को तुम खिलाते रहना। मैंने पापा से कहा ठीक है, मैं मम्मी को ये दवाएं टाइम टाइम पर खिलाती रहूंगी। मैंने पापा से दवाएं ली और मम्मी को एक खुराक दवाई खिलाई। मैं अपने मम्मी के आसपास ही बनी रहती थी, क्योंकि मम्मी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती थी तो मुझे उनके पास ही रहना था और उनकी देखभाल करना था। कुछ देर बाद रात हो जाती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी।
मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी बेटी तुम सो जाओ। तो मैंने मम्मी से कहा मैं ऐसे नहीं सो सकती, पहले तुम सो जाओ उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो मेरी मम्मी मुझसे कहती है मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे शरीर में उलझन हो रही है। मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी अब मेरे शरीर में कुछ ज़्यादा ही उलझन हो रही है, मुझे सांस लेने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने मम्मी से कहा मैं पापा को बुला करके लाती हूँ, क्योंकि आपके साथ लेने में दिक्कत हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तुरंत ही अपने पापा को बुला करके लाती हूँ। पापा मम्मी से बातें कर रहे थे और कह रहे थे तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी भी हम लोगों से बातें कर रही थी। अचानक से मेरी मम्मी बहुत तेज तेज सांस लेना स्टार्ट कर देती हैं। मैंने पापा से कहा यह मम्मी को क्या हो रहा है। पापा बहुत घबरा हुए थे और मम्मी से बार बार कह रहे थे क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें। मम्मी कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस वह सब बहुत तेज तेज ले रही थी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मैं अपनी मम्मी को देखकर रोने लगती हूँ। मेरे मम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस बहुत तेज तेज सांस ले रही थी। मैंने पापा से कहा जल्दी से मम्मी को डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे तो लगता है कि मम्मी की ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रही है। मेरे पापा कहते हैं हाँ मैं अभी तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मेरे पापा गाड़ी निकलती है जब तक मेरी मम्मी सांस लेना बिल्कुल भी बंद कर देती है। मैं तुरंत ही पापा को आवाज़ लगाकर बुलाती हूँ। पापा दौड़ते हुए आते हैं और मम्मी को देखते हैं, पापा तुरंत ही रोने लगते हैं। मैं रोटी रोटी पापा से पूछ रही थी कि क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं। तो पापा मुझे रोज रोकर कहने लगते हैं तुम्हारी मम्मी हम लोगों को छोड़कर चली गई हूँ। मैंने ये सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरी मम्मी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा था इतनी जल्दी यह सब कैसे क्या होगा। अभी तो मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक थी, इतनी ही जल्दी मम्मी को ये सब कैसे क्या हो गया, मेरे कुछ भी समझ नहीं। सोए जा रही थी और पापा भी मेरे साथ रोए जा रहे थे। मेरी मम्मी हम लोगों को छोड़कर चली जाती हैं। एक दिन बीत जाने के बाद मेरे पापा मुझसे कहते हैं तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए होटल पर से खाना लिया था, क्योंकि तुमने कल से कुछ खाना नहीं खाया है। मैंने पापा से कहा मुझे भूख नहीं लगी है, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, मम्मी की बहुत याद आ रही है, पापा मैं क्या करूं। मेरे पापा मुझसे कहते हैं मुझे भी तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आ रही, लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, जो भगवान ने रच रखा है वह तो होगा ही। अब भगवान को यही मंजूर था, इसलिए भगवान ने तुमसे तुम्हारी मम्मी को छीन लिया। मेरे पापा होटल पर से खाना लेट हैं और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगते हैं। मैंने पापा से कहा मुझे सच में पापा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, मैं अभी खाना नहीं खा सकती हूँ। तो पापा कहने लगे कब तक बेटी खाना नहीं खाओगी, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी भी तबीयत खराब होती जाएगी, इससे अच्छा है तुम खाना खा लो। पापा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद मैं अपने हाथों से पापा को खाना खिलाया। मुझे तो खाना भी नहीं बनाना आता था, मेरी मम्मी ने मुझे कभी खाना बनाना सिखाया ही नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे पलकों पर बैठकर रखा था, मैंने कभी भी काम नहीं किया था। अब मुझे काम भी करना पड़ रहा था क्योंकि मम्मी मेरी थी नहीं, इसलिए मुझे ही घर का पूरा काम करना पड़ रहा था। लेकिन मैं खाना नहीं बन पाती थी, इसलिए मेरे पापा खाना होटल पर से ही ले आते थे। धीरे धीरे करके लगभग मेरी मम्मी को गुजरे हुए 1 महीना बीत जाता है। एक दिन मेरे पापा मेरे पास ही बैठे हुए थे और मुझसे बातें कर रहे थे। मैंने पापा से रो करके कहा कि मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। पापा मुझसे कहने लगे अब बेटी मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान को यही मंजूर था। मैं पापा के गले लगा के रोने लगती हूँ। तो पापा मुझसे कहने लगते हैं अगर तुम्हें मम्मी की इतनी ही याद आ रही है तो क्या मैं तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी ले आऊं। मेरे पापा से कहा नहीं, आप मेरे लिए दूसरी मम्मी ना लाओ, क्योंकि दूसरी मम्मी मुझे उतना प्यार नहीं करेंगे जितना मेरी मम्मी करती थी। मुझे पता है कि दूसरी मम्मी कभी भी पहले जैसी मम्मी नहीं बन सकती और ना ही उनके जितना प्यार कर सकते हैं, इसलिए मुझे दूसरी मम्मी नहीं चाहिए। मेरे पापा मुझसे कहने लगे नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, वह तुमसे बहुत प्यार करेंगे, मैं पहले ही उन्हें समझा दूंगा, और वैसे भी तुम पूरे घर का काम करते करते थक जाती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तुम अकेले पूरे घर का काम करती रहती हो। अगर दूसरी मम्मी आ जाएगी तो वह घर का काम करेंगे, इससे तुम्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा और तुम्हारी पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी। इस टाइम तुम्हारी पढ़ाई भी ठीक नहीं चल रही है, मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी ला दी
तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने पापा से कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मेरे पापा दूसरी शादी कर लेते हैं। मेरे पापा ने जिससे शादी की थी उसके पहले से 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़की थी वह मेरी उम्र की थी, वही करीबन 16-17 साल की, और जो लड़का था वह लगभग 15 साल का था। मेरे पापा ने जब दूसरी मम्मी के साथ शादी की तो उनके साथ उनके 2 ये बच्चे भी मेरे घर आए हुए थे। लड़की का नाम कविता था और लड़के का नाम सौरभ था। मेरे पापा ने साफ साफ दूसरी मम्मी को समझा दिया था कि पूनम को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम जितना हो सके तुम पूनम को उतना प्यार देना, कभी ऐसा ना लगे कि तुम उसकी दूसरी मम्मी हो। उसे इतना प्यार देना कि उसे कभी भी पहले मम्मी की याद ना आए। दूसरी मम्मी मेरे पापा से कहते हैं ठीक है, मैं पूनम से बहुत प्यार करूंगी, जैसे अपने बच्चों से करती हूँ वैसे ही बिल्कुल पूनम से भी करूंगी। सौरभ और कविता बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे। सौरभ और कविता मुझे भी लड़ाई कर दिया करते थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब ये लोग मुझसे लड़ाई करते थे। मैंने पापा से भी बता दिया था कि यह लोग लड़ाई बहुत करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो पापा मम्मी से कहते हैं कि तुम घर पर रहती हो, इन लोगों को समझा नहीं पाती हो, ये लोग इतनी लड़ाई करते हैं, इन लोगों को समझाओ। तो मेरी मम्मी कविता और सौरभ को डांटना लगते हैं और कहने लगते हैं तुम लोग बहुत लड़ाई करने लगे हो, पहले इतना लड़ाई नहीं करते थे, पता नहीं अब इतना कैसे लड़ाई करने लगे हो। अगर तुम लोगों ने आपकी बार लड़ाई की पूनम से तो तुम लोगों की खैर नहीं है। मम्मी ने सौरभ और कविता को अच्छे से डांट लगाई थी। धीरे धीरे करके लगभग 1 महीना बीत जाता है। सौरभ और कविता लेकिन अपनी हरकतों से नहीं मान रहे थे, वह जब देखो मुझसे लड़ाई कर दिया करते थे। एक दिन मेरे पापा स्कूल पढ़ने के लिए गए हुए थे, मैं घर पर थी और कविता ने मुझसे लड़ाई कर दी। मैंने मम्मी से कहा देखो कविता मुझसे लड़ाई कर रही है, तो मम्मी मुझे ही डांटना लगते हैं और कहने लगते हैं जब देखो तुम्हारी वजह से कविता को सुनना पड़ता है, इसमें कविता की ही गलती थी। लेकिन मम्मी कविता को नहीं डांट रही थी बल्कि मुझे डांट रही थी। मुझे समझ आ गया था कि यह मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती है, कविता की साफ साफ गलती थी। लेकिन मम्मी ने कविता को नहीं डांटा बल्कि मुझे डांटा। मैंने मम्मी से कहा लेकिन गलती तो कविता की है, तो तुम्हें कविता को डांटना चाहिए, आप मुझे डांट रहे हैं। तो मम्मी मुझे तेज आवाज में रहते हैं हाँ ठीक है, यहाँ से अब तुम जाओ, ज़्यादा ही कुछ तुम बोलने लगी हो। मुझे मम्मी डांट कर वहाँ से भगा देती हैं। मुझे ये तो समझ आ गया था कि दूसरी मम्मी कभी भी पहले जैसी मम्मी नहीं बन सकती और ना ही उनके जितना प्यार कर सकती हैं। मैंने सोचा पापा को आ जाने दो, मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी, जब इन लोगों को पापा ही सुधारेंगे। मेरे पापा घर आ जाते हैं और मैंने पापा से कहा पापा आज मेरी और कविता की लड़ाई हुई थी, इसमें साफ साफ कविता की गलती थी। लेकिन मम्मी ने कविता को एक भी बात नहीं कही बल्कि मम्मी मुझे ही डांटना लगती हैं और मुझे डांट कर वहाँ से भगा देती है। मेरे पापा मुझसे कहते हैं देखो घर में लड़ाई तो होती रहती है, लेकिन तुम्हें भी बार बार शिकायत ना किया करो। तो मैंने पापा से कहा अब मैं शिकायत भी ना करूं किसी की। जब कविता की गलती थी तो मम्मी को कविता को डांटना चाहिए था, उन्होंने मुझे क्यों डांटा। मेरा कहना यह है कि आप बस मम्मी को समझा दो। लेकिन मेरे पापा मेरी बात नहीं सुन रहे थे और मेरे पापा कहने लगते हैं ठीक है अब तुम यहाँ से जो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं समझा पाऊंगा। मेरे पापा भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी पापा पर। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा भी अब बदल रहे हैं। मेरे पापा भी पहले जैसे अब नहीं रहे हैं। पहले मेरे पापा हर एक बात का ख्याल रखते थे, लेकिन अब मैं उनसे कह रही हूँ तो वह मेरी बात भी अच्छे तरीके से नहीं सुन रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था अपने पापा की इन बातों से। मेरे पापा मुझसे कह रहे थे ठीक है तुम यहाँ से जो, तुम्हें स्कूल का अगर काम करना हो कर लो जा करके, ज़्यादा तुम सबकी शिकायत ना किया करो। लगभग 2 साल बीतने के बाद मेरे पापा बिल्कुल ही बदल जाते हैं। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मेरे पापा अब मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। मेरे पापा का अब कविता और सौरभ से ज़्यादा प्यार और लगाव हो गया था। मेरी दूसरी मम्मी ने पापा को अपनी तरफ खींच लिया था। एक दिन सब लोग पास में ही बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तुम मम्मी पापा से कहने लगते हैं अब कविता की शादी कर देनी चाहिए, कहीं अच्छा रिश्ता ढूंढकर, क्योंकि कविता काफ़ी बड़ी हो गई है। तो पापा मम्मी से कहने लगे हाँ अब कविता की शादी कर देनी चाहिए। मेरे पापा ने कविता के लिए रिश्ता ढूंढना चालू कर दिया था। लगभग 1 महीना बचने के बाद पापा ने एक अच्छा सा रिश्ता कविता के लिए ढूंढ लिया था।
मम्मी पापा से कह रही थी कि लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। तो पापा गवर्नमेंट जॉब वाला ही लड़का ढूंढते हैं। पापा ने जो लड़का ढूंढा था वह लड़का कांस्टेबल था। मेरी मम्मी को जब पापा ने यह बात बताई कि लड़का कांस्टेबल है, तो मम्मी बहुत खुश हुई और कहने लगी हमारी बेटी की शादी इसी से होनी चाहिए। मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि कविता की शादी एक अच्छे घर में होने जा रही थी, वह भी लड़का एक कांस्टेबल था। लेकिन लड़के की मांग थोड़ी ज्यादा थी। मेरी मम्मी का कहना था मांग चाहे कुछ भी हो हम लोग देंगे। लड़के वालों की मांग थार गाड़ी थी, तो मम्मी ने पापा से कहा हम लोग लड़के वालों थार दहेज में देंगे। अगर हम लोगों ने लड़के को तर दे दी तो मेरी बेटी की शादी उसे लड़के से हो जाएगी। मेरी बेटी की भी जिंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि लड़का गवर्नमेंट जॉब पर है और वह भी कांस्टेबल। पापा कहने लगे ठीक है, फिर हम लोग कैसे भी करके इंतजाम बनाएंगे। मेरे पापा और मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। मेरी मम्मी ने पापा से कहलवा दिया था कि दहेज में हम लोग कर दे देंगे। कविता की शादी कर दी जाती है उसे कांस्टेबल वाले लड़के के साथ, और मम्मी ने पापा से कहलवा कर थार दहेज में दिलवा दी थी। कविता विदा होकर के अपने ससुराल चली जाती है। मैं भी कविता की उम्र की थी, इसलिए मेरे पापा मम्मी से कहने लगते हैं अब पूनम की भी जल्द ही शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि पूनम की भी काफ़ी उम्र हो गई है। तो मम्मी पापा से कहने लगते हैं इतनी क्या जल्दी है, पूनम की शादी करने को कर देंगे। तो पापा कहने लगे नहीं, पूनम की शादी भी जल्द ही करनी होगी, क्योंकि कविता और पूनम की उम्र बराबर है तो शादी भी बराबर ही होनी चाहिए। मेरे पापा रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी मम्मी पापा से कह रही थी कि एक रिश्ता है, अगर कहो तो मैं वह रिश्ता पूनम का पक्का कर दूं। लेकिन लड़का कुछ भी नहीं करता है। अभी वह लड़का सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, इसलिए उसकी कुछ मांग है। शादी में कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। मेरी मम्मी का कहना था कि शादी सिंपल तरीके से होनी चाहिए और दहेज में ज़्यादा कुछ लड़कों वालों की मांग भी नहीं है। तो पापा कहने लगे जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर रिश्ता अच्छा है तो पूनम की शादी वही कर देनी चाहिए। तो मम्मी कहने लगी हाँ रिश्ता अच्छा है और ना ही उसकी कुछ मांग है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मेरी शादी जिससे हो रही थी उसका नाम विशाल था। विशाल अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा था, वह सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। मेरे पापा ने और मम्मी ने रिश्ता देखा, ज़्यादा कुछ देखते भी नहीं है, और मेरा रिश्ता विशाल से पक्का कर देते हैं। मेरी मम्मी ने ही यह रिश्ता पापा से पक्का करवाया था। कविता को दहेज में बहुत कुछ दिया गया था, लेकिन मुझे दहेज में मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं दिया और मेरी शादी विशाल के साथ कर दी। विशाल भी कुछ काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने दहेज के लिए कुछ भी नहीं कहा। मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। अगर मेरी मम्मी जिंदा होती तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। मुझे दहेज में मेरी मम्मी बहुत कुछ देती। मैं अपने ससुराल विदा होकर के चली जाती हूँ। मेरा पति भले ही गरीब है, लेकिन मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा इतना ख्याल रखना है कि पूछो ही मत, मेरे लिए इतना काफ़ी है। विशाल मेरे लिए बेस्ट है। विशाल पढ़ाई करने में बहुत तेज है। वह दिन रात सिर्फ पढ़ाई ही करता रहता है। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आता है तो मेरे मम्मी पापा ने फ़ोन किया और मुझसे कह रहे थे रक्षाबंधन पर तुम लोगों को आना है। कविता भी आएगी और उसका भी पति आएगा, तो तुम लोग भी आना। तो मैं अपनी मम्मी पापा से कहा हाँ, मैं और मेरा पति जरूर ही आएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन है तो बहन का फर्ज है कि अपने भाई को वह राखी बांधे। तुम्हें राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन पर जरूर आऊंगी। रक्षाबंधन आ जाता है, मैं और विशाल घर से निकाल लेते हैं। हम लोगों के पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, इसलिए हम लोगों को बस से जाना पड़ता है। हम लोग जब मायके पहुंचते हैं तो कविता और कविता का पति थार से आए हुए थे। कविता मुझसे पूछती है तुम्हारी गाड़ी कहाँ, तुम किस चीज़ से आए हो। तो मैंने कहा मैं और मेरा पति बस से आए हैं। तो कविता और कविता का पति वहीं पर हंसने लगते हैं। मेरी माँ भी हंस रही थी। मुझे और मेरे पति को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सब लोग मेरे और मेरे पति की बहुत बेइज्जती कर रहे थे। मेरा पति विशाल मुझसे कह रहा था मुझे 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना, अब जल्दी से यहाँ से चलो। तो मैं अपने पति को बहुत समझाया कि रक्षाबंधन है, मुझे राखी बांध लेने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कविता सौरभ के राखी बांधती है और वह बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आई हुई थी। मैं मिठाई यहाँ भी नहीं लाई थी। मैं सोच रही थी आप तो मेरी और बेइज्जती ये लोग करेंगे। कविता ने जब सौरभ की राखी बांध दी, उसके बाद मेरी बारी आती है, मैं भी सौरभ को राखी बांध दी। कविता मुझसे कहने लगी क्या हुआ, तुम मिठाई नहीं लाए हो क्या। तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ।
मेरी मम्मी और कविता दोनों लोग बहुत हंस रहे थे मेरी इस गरीबी पर। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रही थी। मेरा पति मेरा हाथ पकड़ता है और कहता है, आप तो तुमने सौरभ के राखी बांध दी है, आप यहाँ से जल्दी चलो, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रख सकता। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर घर ले आता है और मुझसे कह रहा था, अब तुम मुझे एक भी पर यह मत कह देना कि मुझे मायके जाना है, क्योंकि वहाँ हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। तुमने देख लिया ना। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगी कि मुझे मायके जाना है। कविता और मेरी मम्मी ने मेरी और मेरे पति की बहुत इंसल्ट की थी। मुझे ये भुला नहीं जा रहा था। मेरा पति मुझसे कह रहा था, आप चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे और भी ज़्यादा पढ़ना है और कुछ पढ़ करके बना है, बहुत बड़ा कुछ करना है। मैं तो पहले सोचता था कि मैं छोटी ही नौकरी कर लूँगा, लेकिन अब मुझे छोटी नौकरी नहीं करनी, अब मुझे पढ़ना चाहे जितना पढ़े, लेकिन मैं बड़ी नौकरी ही पाके रहूँगा। मेरा पति आप पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा था। मेरा पति यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था। मेरा पति लगभग 1 साल दिन रात पढ़ाई करता है। मेरा पति इन 1 सालों में इतना पढ़ाई किया है कि पूछो ही मत। 1 साल पढ़ाई करने के बाद मेरा पति आईएएस बन जाता है। मेरा पति जब इस बन जाता है, मुझे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने अपने पति को गले से लगा लिया और मैं ये खुशी के आंसू रोने लगती हूँ। मेरा पति विशाल मुझसे कह रहा था, तुम पागल हो गई हो क्या, रो क्यों रही हो? तो मैं अपने पति से कहा, मैं रो नहीं रही हूँ, यह आंसू खुशी के हैं। मैं आज इतना खुश हूँ कि पूछो ही मत, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आईएएस बन जाने के बाद बहुत लोग मेरे घर पर मिलने के लिए आए हुए थे। सब लोग मुझे और मेरे पति को बधाइयाँ दे रहे थे। कुछ दिनों बाद फिर से रक्षाबंधन आता है। रक्षाबंधन पर मेरी माँ ने आपकी बात फ़ोन नहीं किया था। मेरा पति मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे मम्मी ने फ़ोन किया हो या ना किया हो, लेकिन अब की बार हम लोगों को ज़रूर मायके तुम्हारी जाना चाहिए। उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या बन चुके हैं। जिसकी इंसल्ट की थी अब वह क्या बन चुका है, उन लोगों को तो पता चलना चाहिए। मैंने अपने पति से कहा, हाँ, हम लोगों को ज़रूर चलना चाहिए। मेरा पति आईएएस वाली गाड़ी से मेरे में कि मुझे लेकर के जाता है। मेरे पति के पीछे 2-3 गाड़ी और चल रही थी। हम लोग जब मायके पहुंचते हैं तो सबके होश खराब थे इतनी गाड़ियां देखकर। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि मेरा पति आईएएस बन चुका है। हम लोग जब गाड़ी से उतरते हैं तो कविता और मम्मी हम लोगों को देखकर हैरान थी कि यह सब कैसे हुआ। सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे। कविता का पति भी हम लोगों को देख रहा था। हम लोग उतर करके घर आते हैं। घर में हम लोगों से सब लोग बहुत इज्जत से बात कर रहे थे। मेरी मम्मी कविता से कह रही थी, जल्दी से जो और विशाल के लिए अच्छे से कुछ पकवान बना, हमारे घर पर देखो कौन आए हैं। अब हम लोगों की बहुत इज्जत वहाँ पर हो रही थी। पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे तो हम लोगों की कितनी इंसल्ट हुई थी, अभी तक हम लोग भूल नहीं थे। मेरे पत्नी मम्मी से कहा, कुछ पकवान बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग यहाँ खाने नहीं आए हैं। मैं यहाँ तुम लोगों को दिखाने के लिए आया था कि तुम लोग देख सको हम लोग क्या थे और क्या बन गए। कभी कभी किसी का मजाक नहीं बनना चाहिए, ऊपर वाला सब देखता है। मैं कविता और कविता के पति से कहा, तुम लोग क्या उसे बार बोल रहे थे? मिठाइयाँ नहीं लाए हो? कितनी चाहिए मिठाइयाँ? चलो तुम लोगों को मिठाइयों की दुकान ही खरीद कर दे देते हैं। कविता और कविता का पति कांस्टेबल बिल्कुल चुप था। मेरा पति मुझसे कह रहा था, तुम राखी बांध लो और हम लोगों को घर भी चलना है, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन लोगों को अपना टाइम दे सकूं, तो जल्दी राखी बांध लो। मैंने सौरभ की राखी बांधी। मेरे पापा भी मेरे पास खड़े हुए थे। मेरे पापा रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, मुझे बेटी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पापा की आंखों में आंसू थे। मैंने पापा से कहा, पापा आप मत बोलिए, मैं आपसे पहले भी बहुत प्यार करती थी, अब भी बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि आप इनके बहकावे में आ गए थे, इसलिए आपने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया था। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा रो रहे थे और रो करके मुझे गले लगा लेते हैं। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने पापा से कहा, ठीक है पापा, अपना तुम ख्याल रखना, मैं अब चलती हूँ। मैं और मेरा पति गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और हम लोग मायके से ससुराल आ गए थे। तो कहते हैं ना, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पता नहीं किसकी किस्मत कहाँ ले जाएगी। कोई नहीं जान सकता कि किसको क्या मिल जाए और क्या बन जाए, ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। भगवान किस क्या बनना चाहते हैं वह सिर्फ भगवान जानते हैं। कभी भी किसी का मजाक नहीं बनना चाहिए। कभी भी गरीब को गरीब ना समझे, क्योंकि हो सकता है वो कभी तुमसे ऊपर हो जाए।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।